हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर देख रहे हैं सतीश चंद्रा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और चैप्टर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें हम बात कर रहे थे अकबर के टाइम पीरियड की। अकबर के टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कैसी है, खासकर गवर्नमेंट की, तो वो हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर आ रहा है, लेकिन अब जल्दी ये जो पूरा बुक है ये जल्दी कवर हो जाएगी। इससे पहले ऑलरेडी हम मनसबदार, उनका जो आर्मी सिस्टम था वो सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम जानेंगे कि अकबर ने अपने टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो चलिए बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर करना और बाकी वीडियोज़ को भी देखना। अगर आपको थोड़ी बहुत ही बेनिफिशियल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। हार्डली एनी चेंजेस वर मेड बाय अकबर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड पे वैसे कोई खासकर चेंजेस नहीं किए थे, और जो चेंजेस थे भी थे काफ़ी ग्राउंड लेवल पे वो चेंजेस थे। सब चीज़ें वैसे ही चलती आ रही थी जैसे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम से चलती आ रही थी। ऊपर से तो ऐसी ही लगती थी, लेकिन उसमें अंदर काफ़ी जो अकबर थे उसने अपने हिसाब से उसमें चेंज किए थे। द परगना एंड द सरकार कंटिन्यू एट बिफोर। तो जो उसका कंटिन्यू था, उसका जो परगना और जो सरकार थी, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बार पढ़ी हैं, वो सेम ऐसे ही अपना काम कर रही थी जैसे कि पहले चलता आ रहा था दिल्ली सल्तनत से। चीफ ऑफिसर था सरकार का, जिसे बोलते थे फौजदार, और एक था अमल गुजार। ये दोनों ही अपने काम कर रहे थे। द फॉर्मर बीइंग इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द लेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो जैसे कि पहले इनके काम क्या हुआ करते थे कि भाई सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में अच्छे से देखना है, लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, लेकिन बाद में जो इनके काम थे वो उनके जो असेसमेंट थे वो क्या हो गए कि आपको लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करना है। अब जो पहले जो इनकी पावर्स थी ना, वो इनकी पावर्स नहीं रही हैं, अब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। भले ही नाम वही है फौजदार और अमल गुजार, लेकिन काम में अब इनके थोड़ा चेंज आएगा। द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू जागीर, खालसा और इनाम। अब जो टेरिटरी थी एम्पायर में, जो टेरिटरीज थी उनको तीन तरह से डिवाइड कर दिया। एक का क्या नाम दिया, जागीर, दूसरा लैंड और तीसरा था इनाम, जहाँ से अब ये जो रिवेन्यू है कलेक्ट होगा। इनकम जो होती थी खालसा जो विलेजेस थे, जो विलेजेस खालसा के अंडर आते थे, उनसे जो भी इनकम होती थी वो डायरेक्टली कहाँ जाती थी, वो जाती थी जो वो होता था ना किंग का, जो अपनी खुद की ट्रेजरी होती है उसमें जाया करता था डायरेक्टली, वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाया करता था। इनकम फ्रॉम द दोज विच वर अलॉटेड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन। अब जो ये इनाम लैंड से जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था, ये किसको मिलता था, ये मिलता था जो लर्न मैन होते थे, जो रिलीजियस मैन होते थे उनको। अब लास्ट बचा यहाँ पर जागीर। ठीक है, जागीर का जो भी पैसा होता था, जो भी इनकम जनरेट होती थी, वो जाता था नॉबल्स को, और जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स हैं जिसमें क्वींस भी होती थी उनको जाता था वो पैसे। द अमल गुजार was required to exercise a general supervision all types of holding so that the imperial rules and regulation for the assessment and the collection of land revenue followed uniformly। तो जो अमल गुजर था, इसका काम क्या था कि भाई सब चीज़ों को आपको अपना सुपरविजन के अंदर देखना है, जितनी भी होल्डिंग्स है, जितने भी तरह की सब चीज़ें, कैसा काम चल रहा है वो सब आपको देखना है। साथ में जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है उसका जो रिकॉर्ड है वो भी आपको देखना है। ओनली द ऑटोनोमस राजा वर लेफ्ट फ्री टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन देयर टेरिटरीज। सिर्फ वो लैंड जो अमल गुजार है, सिर्फ उन लैंड को छोड़कर जो किसी राजा रजवाड़े के अंदर आ रही हैं। अभी भी कुछ जगह ऐसी थी कि उन्होंने भले ही जो किंग है, जो अकबर है, अकबर की उन्होंने अधीनता को मान लिया था, लेकिन अभी भी वो अपनी लैंड पर फ्रीली काम कर रहे थे। तो उनको छोड़ के बाकी जितना भी जो अकबर के अंडर जो भी ज़मीनें आ रही हैं उसमें जो उनका जो सुपरविजन वाला काम है वो किसका था, वो अमल गुजार्स का था। इवन देयर अकबर एनकरेज दैम टू फॉलो द इंपीरियल सिस्टम। अकबर पेड ग्रेट अटेंशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए ये तो अपने आप को, ये सबको पता है, अकबर ने एक बहुत लंबे टाइम तक रूल करा, और इतने अच्छा रूल करने के लिए, सब चीज़ों को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए उसे सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों पे उसने बहुत ध्यान दिया। उसका जो सिस्टम था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, वो बेस्ड था स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट विच हैड इवॉल्व अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो सेम चीज़ें तो वही थी, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था वो वही चल रहा था जो दिल्ली के टाइम पे था। जब दिल्ली सल्तनत का टाइम था ना, उस टाइम पे जो सुल्तान थे, जिस तरह से वो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था चल वैसे ही रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस अब काफ़ी अलग हो चुके थे अकबर के टाइम पे। अकबर ने उन्हें अपनी तरीके से मॉडिफाई कर लिया था, आप ये बोल सकते हो। दस ही गेव अ न्यू शेप टू द सिस्टम एंड ब्रेथ न्यू लाइफ इनटू इट। तो उन्होंने हम बोल सकते हैं कि उस सिस्टम में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन कर दिए थे कि उसमें ना एक नई जान डाल दी थी। द सेंट्रल एशियन एंड तिमुरिड ट्रेडिशन वॉज हैविंग एन ऑल पावर वजीर अंडर whom वेरियस हेड ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शन। देखो जो सेंट्रल एशिया में या फिर जो तिमुरिड ट्रेडिशन था, उसमें जो ज़्यादातर जो पावर होती थी ना, वो किसके हाथ में होती थी, वजीर के हाथ में होती थी। और अकबर से पहले ऐसा चल भी रहा था, जो पावरफुल हुआ करता था डिफैक्ट रूलर वो वजीर ही होता था।
जो सब डिपार्टमेंट को देखता था, सबके कैसे फंक्शन चल रहे हैं वो सब चीज़ें वही हेड करता था। ही वॉज द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द रूलर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो वजीर था एक प्रिंसिपल लिंक की तरह काम करता था जो राजा को उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ता था। इन कोर्स ऑफ टाइम अ सेपरेट डिपार्टमेंट द मिलिट्री डिपार्टमेंट हैड केम इन टू बिंग। यहाँ तक कि वजीर के अंडर ही जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो भी आता था। द जुडिशरी हैड ऑलवेज बीन सेपरेट दस इन प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन ऑल पावरफुल वजीर हैज़ बीन गिवन अप। लेकिन अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पर तो ये पुराने टाइम का बता रखा है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो सब वजीर के हाथ में ही होती थी, चाहे अब वो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ बात है या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट से। और इसको बोलते थे वकील। और उस टाइम पे अकबर के टाइम पे या अकबर से पहले हमें देखा है ना, हुमायूं के टाइम पे भी जो वकील था वो बैरम खान को आप देख सकते हो कि वो कितना पावरफुल हो गया था कि वो अकबर पे भी वो चाहता था कि अकबर भी उसके हिसाब से चले। और अकबर इस चीज़ को पहले ही भाप चुका था। अकबर रीऑर्गेनाइज द सेंट्रल मशीनरी। तो अकबर नहीं चाहता था कि जो एक पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो किंग की सुनना बंद कर दे। तो इसीलिए उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेंट्रल मशीनरी थी उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा और जो डिवीजन ऑफ पावर को वो लेकर आया कि मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा और वहाँ पर अलग अलग हेड रखूंगा। सबके हाथ में पावर होगी और वो एक दूसरे पर नज़र भी रखेंगे, है ना, किसी एक के हाथ में पावर्स नहीं दी जाएगी सारी। वाइल द पोस्ट ऑफ वकील वॉज नॉट एबॉलिश्ड। तो जो वकील की पोस्ट थी उसको तो एबॉलिश नहीं किया गया, लेकिन जो उसकी पावर्स थी उनको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था। अब वो बस एक डेकोरेटिव पोस्ट रह गई थी। द पोस्ट वॉज गिवन टू इंपॉर्टेंट नॉवल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो पोस्ट थी वो अपने इंपॉर्टेंट जो नॉवल्स थे उनको टाइम टू टाइम उनको दे दिया करता था इस वाली पोस्ट पे। लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन में अब एक लिटिल पार्ट ही रह गया था। वो पहले वाला जो पावर थी ना वकील की, वजीर की, वो वाली पावर्स इनके पास नहीं थी अब। द हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट कंटिन्यू टू द वजीर। जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था अब वो कौन है, वो वजीर है। बाकी वजीर का मनसब से या फिर किसको कैसी मनसब अलॉट करनी है मिलिट्री डिपार्टमेंट से उसका ऐसा कोई मतलब नहीं रह गया था। मैनी नॉबल्स हेल्ड मनसब विच वर हायर देन दिस। यहाँ तक कि वजीर के अलावा दूसरे और लोग थे जिनके पास वजीर से भी ज़्यादा का मनसब था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि अकबर की यहाँ पर जो पोस्ट थी वो उसके मनसब से डिसाइड होती थी, जिसके पास जितना मनसब है वो उसकी उतनी ही हायर पोस्ट है। तो यहाँ पर वजीर से भी ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जो मनसब था वो वजीर से भी ज़्यादा था। तो आप समझ चुके होंगे कि मतलब अब वजीर में वो वाली पावर्स नहीं रह गई है जो पहले थी उसके पास। इफ़ ही वॉज नॉट लॉन्गर द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द रूलर बट वन हु वॉज एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर्स। अब यहाँ पर सिर्फ उसका काम ये नहीं है कि वो सिर्फ किंग को एडवाइस करेगा या फिर जो भाई किंग को एडवाइज़र है वही वजीर है, नहीं, उसको रेवेन्यू अफेयर्स में भी वो पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए। टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट अकबर जनरली यूज द टाइटल दीवान और दीवान आला इन प्रेफरेंस टू द वर्ड वजीर। इसीलिए अकबर वजीर की जगह किस टर्म को यूज़ करता था, दीवान आला या फिर दीवान को यूज़ करता था वजीर की जगह। ओके, समटाइम्स सेवरल पर्सन्स वर आस्क्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ दीवान जॉइंटली। द दीवान वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड हेल्ड कंट्रोल ओवर द खालसा जागीर एंड इनाम लैंड। ठीक है, तो इस तरह की बातें चलती थी कि भाई दीवान को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए हमें किस चीज़ के लिए, इनकम के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, जो खालसा जागीर और इनाम लैंड को पूरी तरह से क्या करे, कंट्रोल करे। और कभी कभी ये इस चीज़ के लिए देखता भी था। ठीक है, द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड पीर बख्शी। तो अब तो दीवान का तो पढ़ लिया हमने, वजीर का क्या काम है कि भाई जो भी लैंड रेवेन्यू आ रहा है खालसा से, जागीर से, इनाम से, वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। हमने पढ़ा ना खालसा जो यहाँ से रिवेन्यू आएगा खालसा लैंड से वो सारा और भाई राजा का जो खजाना है वहाँ पर जाएगा, जागीर है वो उसके दूसरे जो लर्न मैंस हैं, नॉबल्स हैं, उनके पास जाएगा, और जो इनाम लैंड्स है वो उसके जो अपने घर के लोग हैं, है ना, और जो दूसरे इसके इंपॉर्टेंट अपने हैं उनके पास जाएगा। तो ये सारा काम कौन देख रहा है, ये देख रहा है दीवान, है ना, दीवान वही है जो वजीर है। अब बात करते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट की। मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड मीर बख्शी। अब ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, मीर बख्शी। इट वॉज द मीर बख्शी नॉट द दीवान। ये मीर बख्शी अब दीवान से अलग है ना। Therefore, only the leading grandees were appointed to these posts. रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू मनसब। देखो इस पोजीशन के लिए उसी इंसान को चुना जाता था जो वाकई में काबिल था। यहाँ पर जो अकबर था, अकबर ने कभी धर्म को बीच में लेकर ही नहीं आया, वो अपनी पॉलिटिक्स में कभी धर्म को बीच में वो लेकर ही नहीं आया। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू मनसब और फॉर प्रमोशन वॉज मेड टू द एम्पर थ्रू द मीर बख्शी। किसको कितना मनसब देना है, किसको प्रमोशन देना है, ये सारी बातें मीर बख्शी के और राजा के बीच की हुआ करती थी। वंस द एम्पर हैड एक्सेप्टेड अ रिकमेंडेशन इट वॉज, अगर उसने जो किंग है, अगर एम्पर है, उसने उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या करता था, दीवान के पास कंफर्मेशन भेजता था। जो किंग है वो दीवान के पास कंफर्मेशन भेजता था कि भाई ठीक है, हमने उसको इतना मनसब देना चाह रहे हैं, आप उसको इतनी जागीर असाइन कर दो। क्योंकि पहले कोई कैश में तो पैसे चलते नहीं थे, भाई थोड़ी और जागीर बढ़ा दी होगी उसकी, वहाँ से उसको और अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।
द सेम प्रोसीजर वॉज फॉलोड इन द केस ऑफ प्रमोशन, और प्रमोशन के केस में भी यही होता था। रिकमेंड कौन करता था? मीर बख्शी करता था। फिर जो किंग है, जो एम्पर है, वो उसको अच्छे से देखता था कि भाई इस चीज़ के लायक है भी या नहीं है, और फिर बाद में वो उसे दीवान के पास भेज दिया करता था कि आप इसको ये इतनी जागीर क्या कर दो, असाइन कर दो। द मीर बख्शी वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस, तो जो मीर बख्शी था वो हेड ऑफ इंटेलिजेंस भी उसको बोलते थे, ओके, एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज ऑफ द एम्पायर। इंटेलिजेंस ऑफिसर को उस समय बरीद भी बोलता था। जो बरीद टर्म है ना, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए यूज़ किया जाता था। एंड न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए बोला जाता था वाकिया नवीस। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे उनको क्या बोलते हैं? वाकिया नवीस। तो ये सारे अलग अलग पोस्ट उस समय एम्पायर के अंदर होती थी। द रिपोर्ट देयर रिपोर्ट वर प्रेजेंटेड टू द एम्पर एट द कोर्ट थ्रू मीर बख्शी, और ये मीर बख्शी है, ये अपने अंडर इन सब लोगों को अपॉइंट करके रख लिया करता था, और यहाँ पर ये सब जो लोग हैं ये मीर बख्शी को इस तरह से फिर रिपोर्ट करते थे। इट विल दस सीन दैट द दीवान एंड द मीर बख्शी वर ऑलमोस्ट ऑन पार एंड सपोर्टेड एंड चेक ईच अदर। देखो, दीवान के पास और मीर बख्शी के पास बराबर की पावर्स होती थी। अब यहाँ पर एक सेंट्रल में जो किंग बैठा हुआ है उसके अंडर ये दो इंपॉर्टेंट पावर्स उसके अंडर काम कर रही हैं। अब ये आपस में एक दूसरे पर रखती थी नज़र, क्योंकि ये इसका खास बनना चाह रहा है, ये भी इनका खास बनना चाह रहा है। ये भी नहीं चाहता कि इसके पास ज़्यादा पावर्स आए, ना ये चाहता कि इसके पास ज़्यादा पावर्स आए। तो इस तरह से ये नज़र रखते थे एक दूसरे पे। तो यहाँ पर कोई फिर अपनी अपनी नहीं चलाएगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफिसर, अब दीवान और मीर बख्शी के अलावा एक और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर था, वो था मीर समन। He was the in charge of the imperial household, including the supply of all the provision and articles for the use of the inmates of the harem. इसका काम होता था, जो हरम था उस पर पूरी तरह से वहाँ पे जो भी काम है उनको अच्छे से फुलफिल करना, उसको मेंटेन करना। हरम हम सबको पता है क्या होता है। हरम जो फीमेल अपार्टमेंट्स होते थे, और ये हरम में सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो किंग था, जो एम्पर था, अकबर था, सिर्फ उसकी वाइफ है, नहीं, जो उसकी वाइफ्स के साथ साथ उसकी सिस्टर, मदर्स है ना, जो भी जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब इस हरम में रहती थी। तो उस हरम को पूरी तरह से चलाने वाले को वो कौन होता था? मीर समन। मैनी ऑफ दीज आर्टिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड अंडर सुपरविजन इन रॉयल वर्कशॉप कॉल्ड कारखानास। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती थी, मैन्युफैक्चर होते थे, वो रॉयल वर्कशॉप्स में होते थे, और इनको बोलते थे कारखानास। ओनली नोबल्स हु इंजॉयड द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्पर वर अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस। देखो, यहाँ पर इन पोजिशन पे सिर्फ उन्हीं नोबल्स को अपॉइंट किया जाता था जो कि हम बोल सकते हैं जिनको अकबर पे ना बहुत भरोसा था, अकबर को जिन पे बहुत भरोसा था। द मेंटेनेंस ऑफ द एटिक्वेट एट द कोर्ट, द कंट्रोल ऑफ द रॉयल बॉडी गार्ड वर ऑल अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर्स। ठीक है, तो जितने भी ये सब काम है, भाई कोर्ट किस तरह चलना है, बॉडी गार्ड्स वगैरह के बारे में, ये सब ऑफिसर्स देखते थे। द फोर्थ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, अब देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा था? वो था जुडिशियल डिपार्टमेंट। और इस जुडिशियल डिपार्टमेंट को चलाने वाले कौन थे? चीफ काजी। कभी कभी जो चीफ काजी हैं इनके अंडर और दूसरे कौन लोग हुआ करते थे? चीफ सदर। जो चीफ सदर है ये रिस्पॉन्सिबल होते थे जितने भी चैरिटेबल रिलीजियस जो एंडोमेंट्स होते हैं उनके लिए। इट वॉज अ पोस्ट विच कैरिड कंसिडरेबल पावर एंड पेट्रोल, अच्छी खासी पावर होती थी इन लोगों के पास भी। इट फेल इन टू बैड ऑर्डर ड्यू टू द करप्शन एंड वेनिलिटी ऑफ अकबर्स चीफ काजी एंड अब्दुल नायब। इनका काम भी क्या होता था कि भाई सब चीज़ों को देखना, अच्छे से चीज़ें चलाना, कोई करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, और अगर ये खुद करप्शन करे तो फिर इनको अकबर नहीं छोड़ेगा। After instituting a careful scrutiny of the grants held by various persons, Akbar separated the इनाम लैंड फ्रॉम द जागीर। अकबर ने जो ये इनाम लैंड है ये जागीर से सेपरेट कर दी थी, और खालसा अपने आप में एक अलग लैंड थी। खालसा को आगे चल के 6 सर्कल्स ऑफ पर्पस ऑफ ग्रांट्स में डिवाइड कर दिया था। डिवाइड द एम्पायर इनटू 6 सर्कल्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ इनाम लैंड एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो ये लैंड है इसको 6 बड़े बड़े यहाँ सर्कल्स में इसको डिवाइड कर दिया था, जिसका अलग अलग पर्पस डिसाइड कर दिया था। Two features of the Inam grants are noteworthy. First, Akbar made it deliberate part of his policy to grant Inam land to all the person. यहाँ पे देखो, जो इनाम लैंड थी ना, हमने पहले ही बताया था कि रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी पैसे वगैरह जाते थे तो वो इस इनाम लैंड से ही जाते थे। तो अकबर ने ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई कानून बना दे तो सिर्फ वो जो इस्लाम धर्म है सिर्फ वो उसी के लिए कर रहा है, नहीं, इसने इनाम लैंड के अंदर हर इंसान के लिए, वो चाहे किसी भी जात धर्म का है, उसके बिलीव्स के लिए यहाँ पर ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो भी जाएगा तो वो सबके लिए जाएगा। ठीक है, जो भी ग्रांट्स जाएंगे वो सब धर्म के लिए जाएंगे। सेनेट ऑफ ग्रांट टू वेरियस हिंदू मर्ड्स मेड बाय अकबर। हम सबको पता है कि अकबर ने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने इस्लाम धर्म के लिए करे, उसने हिंदू धर्म में भी बहुत सारे काम करे जो इससे पहले किसी राजा ने नहीं करे। क्योंकि अगर कोई करता तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलती, जैसे कि अब हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। अकबर ने बहुत सारे मठ वगैरह बनवाए जो अभी भी कुछ ऐसे हैं जो प्रिजर्व है।
सेकेंड, अकबर मेड इट रूल डेट हाफ ऑफ द इनाम लैंड शुड कंसिस्ट ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। अकबर ने इनाम लैंड के अंदर उस लैंड को भी रखा कि जो जैसे बंजर ज़मीन है ना, जिस पे कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रही है। अब यहाँ पर उसने कहा कि इनाम, अपने जो ऑफिसर्स हैं जो इसे लैंड को पूरी तरह से संभालते थे, उनसे कहा कि इनाम लैंड के अंदर आप उस लैंड को भी रखिए, फर्टाइल लैंड तो है ही, वहाँ से रिवेन्यू आएगा, है ना, और वो रिवेन्यू फिर जाएगा रिलीजियस पर्पज़ के लिए। लेकिन उस इनाम लैंड के अंदर आप वो भी रखिए जो बंजर ज़मीनें हैं, उसको भी रखिए। उससे क्या होगा कि वहाँ पर फिर खेती बाड़ी होगी, है ना, लोग ये सोचेंगे भाई इस पर खेती बाड़ी करते हैं, उस लैंड को भी क्या करेंगे, कल्टीवेशन में यूज़ है, कल्टीवेशन में यूज़ आएगा तो देखो वो अपने आप ही फिर क्या होगा, वहाँ से फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से उसने कहा कि जो वेस्ट लैंड है उसको भी इनाम लैंड के अंदर रखा जाए। द इनाम होल्डर्स वर एनकरेज टू एक्सटेंड कल्टीवेशन। उस इनाम होल्डर्स है ना, जिनके पास वो ज़मीन थी, इनाम के अंदर जो लोग थे, उनको काफ़ी इनकरेज करा कि आप इनाम के अंदर वो भी लैंड लेकर आओ जो अभी बंजर पड़ी है, आप उसको भी कल्टिवेट करो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ एक्सेसिबल टू द पीपल एज वेल एज टू द मिनिस्टर, अकबर केयरफुली डिवाइडेड हिज टाइम। अब यहाँ अकबर की एक और अच्छी चीज़ ये थी कि अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके वो बड़ा पक्का था। उसने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ था कि इतना टाइम उसे यहाँ लगाना है, इतना टाइम उसे यहाँ लगाना है, तो ऐसे अपने पूरे दिन का वो जो शेड्यूल था वो तैयार रखता था। जैसे ही दिन शुरू होता था तो यहाँ पर अकबर, उस समय ना एक झरोका होता था, वो उस झरोके पे आके अकबर बैठ जाता था, और उस झरोके में क्या होता था, काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ पर असेंबल हुआ करते थे। जो रूलर था उसकी ग्लिम्स के लिए, उसकी एक झलक के लिए वो वहाँ पर आते थे, वहाँ पर वो अपनी उसे दिक्कतें बताते थे, अपनी पटिशन्स वहाँ पर बताते थे। दीज पटिशन्स वर अटेंडेड टू इमीडिएटली, और यहाँ पर इन पटिशन्स पे तुरंत काम किया जाता था, या फिर ओपन दरबार भी लगती थी, जिसे दीवाने आम बोलते थे। और ये मिड डे तक चलता था, मतलब दिन के जो दोपहर है जब तक चलता था। उसके बाद जो एम्परर है वहाँ से फ्री होकर फिर वो अपना खाना वगैरह खाता था, थोड़ा रेस्ट करता था। सेपरेट टाइम वॉज अलॉटेड टू द मिनिस्टर्स। हर मिनिस्टर्स के लिए उसने सेपरेट टाइम का अलॉट किया हुआ था, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि भाई जो बाकी कि किसी एक से ही शेयर करने हैं, है ना, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वो चीज़, वो जो उसका जो भी कोई एडवाइस है या कुछ भी वो आगे करना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि सारे मिनिस्टर्स को पता चले। तो इस तरह से सब मिनिस्टर्स के लिए उसने अलग अलग टाइम का अलॉट किया हुआ था। द मिनिस्टर्स वर जनरली कॉल्ड टू अ चैम्बर विच वर सिचुएटेड नियर अकबर्स बाथिंग अपार्टमेंट। गुसल खाना, गुसल खाने से हम क्या समझते हैं, सिंपल सा वॉशरूम, लेकिन उस टाइम पे जो गुसल खाना था ये ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता था कि आराम से जो अकबर है वो बीच में बैठा हुआ है टब में, और आसपास क्या चल रही है उसे सबको खड़ा कर लिया, और वहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो मतलब वो नहाते हुए भी जो अपना टाइम था ना उसे यूटिलाइज करता था। उसे बोलते थे उस टाइम पे गुसल खाना, एक प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर हम बोल सकते हैं। अकबर डिवाइडेड द एम्पायर इंटू 12 सूबास। अकबर ने अपनी एम्पायर को जो 12 सूबास थे उसमें डिवाइड किया हुआ था 1580 में, और ये कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, है ना, और काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। इन सब में ऐसे अपॉइंट, मतलब ये जो सूबाज हैं ये बांटे हुए थे। गवर्नर, सूबेदार, दीवान एज अ बख्शी, सदर, काजी, वकिया नवीस, ये सब लोगों को अपॉइंट किया जाता था। हर प्रोविंस में एक सूबेदार होता था, वहाँ के लिए दीवान होता था, मीर बख्शी होता था, सदर होता था, जैसे कि भाई अब उस प्रोविंस को चलाना भी तो है अच्छे से। दस ऑर्डरली गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द चेक एंड बैलेंस फॉर एक्सटेंडेड टू द प्रोविंस। इस तरह से देखो पूरा अब ये जो अकबर का हमने सिस्टम है गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करके कैसे रखा हुआ है, सारे प्रोविंस में कैसे काम चल रहा है, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ओके।